टर्म इंश्योरेंस के वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाय जागरूक जनता, दिस इज मनी माइंडेड मनदीप एंड दिख रहा नहीं है अभी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट जरूरी है भैया। दिस इज मनी माइंडेड मनदीप। कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर टर्म इंश्योरेंस को लेकर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। कॉमन क्वेश्चंस को उठाकर अपन एक मस्त Q&A वीडियो बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही विचित्र हैं। एक भाई साहब ने तो सीधे सीधे पूछ लिया कि भैया मैं दारू पी के चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया तो मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस काफी शॉकिंग थे। एक कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया किसी पर्सन का, ये बोलकर कि जिस बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो 150 सीसी के ऊपर की बाइक थी, इसलिए हम आपको क्लेम नहीं देंगे। तो अब क्या कीजिएगा ऐसी सिचुएशन में? और कई क्वेश्चंस तो इतने रेलेवेंट है कि पूछा भले ही एक आदमी ने हो, बट उसका जवाब बहुत लोगों को जानना है, क्योंकि उसी क्वेश्चन पे बहुत लोगों के लाइक्स, कमेंट्स। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस उठाए जो आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, और जो शायद आप पूछना भी चाहते हो। कवर अमाउंट से रिलेटेड, राइडर से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, सेक्शन 45 से रिलेटेड, जो ये कहता है कि 3 साल के बाद तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट ही नहीं कर सकती है, भले ही आपने अपनी पॉलिसी में झूठी क्यों ना बोल दिया हो। आइडियली अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको होलसम जानकारी मिलेगी। कुछ एक दो फन क्वेश्चन पूछे हैं किसी ने, उसके भी जवाब दूंगा, और एक दो काफी सीरियस क्वेश्चंस हैं ऐसी फैमिलीज के जिनके यहाँ डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि पॉलिसी लेने के बाद आपके नॉमिनी आपकी डेथ के बाद क्लेम कैसे करेंगे। थोड़ी जल्दबाजी में देखना है तो 1.5x पे कर लो, और भी जल्दबाजी में देखना है तो चैप्टर्स को स्किप कर करके अलग अलग क्वेश्चंस देखो। जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है उसको स्किप मारो, जो नहीं आता उसको देख लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, टर्म इंश्योरेंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। किसी ने पूछा है कि क्या ये अलग प्लान्स होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एप्लीकेबिलिटी इश्यूज वगैरह वगैरह। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप सरकार के लिए काम करते हो या प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हो, इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। आपको ये देखना है कि आज अगर आप अपना परिवार पालते हो, मतलब कि आज आप अपनी अगले महीने की सैलरी पर डिपेंडेंट हो, घर खर्च चलाने के लिए आपके पास पूरी रिटायरमेंट वाली सेविंग्स अभी जुड़नी बाकी हैं, तो आपको अपनी फैमिली को सिक्योर बनाना चाहिए अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बगैर फैमिली को आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट होगी। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब आपकी इनकम को वो रिप्लेस कर देगा। ये आइडियल अप्रोच होनी चाहिए और यहीं से आपका आइडियल कवर निकल जाएगा। आप आइडियली अपनी इनकम का करंट एनुअल इनकम का 15 से 20 गुना अमाउंट टर्म इंश्योरेंस में कवर करवा सकते हो। इस पॉइंट पे एक बार रुक के जरा सोचो कि आपके पास कोई लोन है, कोई होम लोन टाइप्स, जो बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है, जिसकी ईएमआई आपकी सैलरी से कटती है। मान लो आपको कुछ हो गया, आपकी सैलरी तो आएगी नहीं, तो आपका परिवार वो ईएमआई कैसे भरेगा? तो उस केस में अपने परिवार को बचाने के लिए 15 गुना नहीं, अपनी इनकम का 20 गुना यानी हायर साइड पे लाइफ इंश्योरेंस कवर ले लो। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आते ही सबसे पहले एक अमाउंट जाएगा होम लोन पूरा करने में, या कोई भी और लोन। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टर्म प्लान्स अलग से होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सारे ही टर्म प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी दिए जा सकते हैं। बट हाँ, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड जरूर कर सकता है। अगर आपका कोई हजार्डस जॉब है, डिफेंस में हो, तो उसके प्लान ही अलग हो सकते हैं या फिर उसके प्रीमियम ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने पूछा है कि मेरे पास अगर 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस है तो क्या मैं सेम प्लान में उसका कवर इंक्रीज करवा सकता हूं कि नहीं? आपको मैंने ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस के वीडियो में ये तो बताया है कि टर्म इंश्योरेंस में भी अलग प्लान्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा प्लान ले लो जिसमें आपका हर साल कवर 5-5% या 10-10% ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आपका टोटल कवर डबल नहीं हो जाता, उसके बाद वो रुक जाएगा। दूसरा प्लान ये होता है, लाइफ स्टेज प्लान बोलते हैं इसको। अगर आप शादी कर लोगे तो आपका कवर 50% बढ़ा देंगे, बच्चा करोगे तो 25%, दूसरा बच्चा करोगे तो 25%, तीसरे बच्चे पर कुछ नहीं मिलेगा, और ये डबल होने के बाद रुक जाएगा। तो किसी ने अगर नहीं खरीदा है टर्म प्लान तो अभी इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रख सकते हो। और बहुत ही सिंपल है ध्यान रखना, आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक दिया है एज ऑलवेज। और ये पॉलिसी बाजार से स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी पॉलिसी बाजार की जबरदस्ती तारीफ करने का या वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घुसाने का मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। एंड लाइक आई से, इंश्योरेंस के वीडियोस में मैं अपने वीडियो में किसी और की नहीं चलने दे सकता। जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इट्स एन अफिलिएट लिंक। अगर आप उसको यूज करके अपने लिए पॉलिसी खरीदोगे तो आप हमारे काम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे, बट जबरदस्ती सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमेशा के जैसे मैं आपको सारी जानकारी ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाओगे, टर्म प्लान्स वगैरह सेलेक्ट करोगे, अपना फॉर्म भरोगे, प्रोफाइल डालोगे, उसके बाद कोई सी भी कंपनी का प्लान जब आप सेलेक्ट करोगे तो आगे बढ़कर आपके पास एक स्क्रीन आएगी जहां पर आप अलग अलग प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लाइफ स्टेज वाला ऑप्शन आपको यहीं पर दिख जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो आपका कवर 5-5% या 10-10% बढ़ता रहेगा, एंड प्रोसीड करके आप अपने लिए राइट प्लान ले सकते हो। अब बात आती है कि सेम प्लान में कवर बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। इसका ना कोई आसान आंसर नहीं है, आइडियली आपको बढ़ाने देना चाहिए, बट ये बात भी ट्रू है कि इसका कहीं पर भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। किसी भी कंपनी ने इतना ट्रांसपेरेंटली इसको बताया नहीं है, समझाया नहीं है कि अगर करना भी है तो कैसे।
बस मुझे इतना पता है कि कई लोग हैं जो अपनी पॉलिसी में मॉडिफिकेशंस करवा चुके हैं एंड इसीलिए मुझे पता है कि इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। अगर आपने पॉलिसी बाजार से खरीदा है तो आप एक बार पॉलिसी बाजार की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि मुझे कवर बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज वन हैड 3 years ago कंसिडर्ड पीईडी? पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज, मतलब 3 साल पहले कोई बीमारी हुई तो क्या वो आज डिस्क्लोज करना जरूरी है या नहीं है वाइल टेकिंग टर्म इंश्योरेंस? आई थिंक यही पूछा है इन्होंने। बिल्कुल ज़रूरी है। ये आप कंपनी के ऊपर छोड़ दो कि उनको ये पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में काउंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको छोटी मोटी खरोच आई थी, लेट से किसी का उंगली कट गई, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या एक टोटल बॉडी पार्ट ही मिसिंग है बट इट्स जस्ट अ फिंगर, तो इससे कंपनी ये नहीं बोलेगी कि आपकी उंगली टूट गई थी तो अब आपके मरने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ना चाहिए इस केस में। बट अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो गई थी जिससे आप ठीक हो चुके हो, वो आपका डिसीजन नहीं है उसको छुपाना, वो आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। लेट द कंपनी डिसाइड कि उस कंडीशन की वजह से वो आपका प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। आपके हाथ में फिर भी बस एक चीज़ है कि आपको लगता है ना कि यार ये कंपनी जानबूझ के मेरा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को काउंट कर रही है और जानबूझ के प्रीमियम बढ़ा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास एक नहीं, टॉप 3 या टॉप 5 कंपनीज के ऑप्शंस हैं। आप सब कंपनीज में अप्लाई करके देख लो। अगर कोई कंपनी आपका ये जो कंडीशन है ये जानते हुए भी आपका प्रीमियम सेम रखने को रेडी हो गई तो आप उसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या टर्म इंश्योरेंस में या कंपनी में मुझे अपडेट करना चाहिए जब मैं अपनी जॉब चेंज करता हूँ या ट्रांसफर लेता हूँ? एक बार आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो उसके बाद कंपनी को ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये बताना कुछ खास जरूरी है नहीं। बट अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जॉब या फिर ड्यू टू न्यू जॉब, पहले आप कहीं और रह रहे थे, अब आप कहीं और जाके रहने लग गए हो, बट आलस के मारे आपने अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज नहीं करवाया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। आपके लिए तो क्या, आपकी फैमिली के लिए बनेगी। आपकी फैमिली क्लेम करेगी पैसा, तब आपकी फैमिली को कंपनी ये बताएगी कि हमने आपका क्लेम ना रिजेक्ट कर दिया है। डरने की बात नहीं है। रिजेक्ट करने का मतलब जब आपके पेपर्स ही पूरे नहीं है या पेपर्स में कुछ कमी है तो कंपनी बोलेगी भैया हमारे सिस्टम में क्लेम प्रोसेस करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, आप तो स्टेप नंबर 1 में ही फेल हो गए, पहले इसको ठीक करके लाओ, बाकी बात बाद में करेंगे। 1 करोड़ रुपए मान लो आपका इंश्योरेंस कवर था, राइट? 2 महीने के लिए वो डिलेड है। अगर 2 महीने पहले टाइम पे अगर आपको ये कवर मिल जाता और मिलते ही आप इसकी एफडी करा लेते, आज के रेट्स के हिसाब से 8% पे एफडी हो रही है, तो 2 महीने का आपका इंटरेस्ट बन जाता 1,33,000 रुपए के आसपास। अब क्योंकि ये डिले हो गया है तो ये इंटरेस्ट कमाया किसने? आपने नहीं, कंपनी ने। कंपनी बोलेगी यार डिले हो रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, करने दो उसको मेहनत, डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, तब तक हमारा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा एंड वी विल कीप मेकिंग रिटर्न्स ऑन दिस मनी एंड दिस मेक्स परफेक्ट बिजनेस सेंस। आपको इस हिसाब से सोचना चाहिए कि आज अगर आपने आलस किया तो उसकी कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। एंड ये कीमत सिर्फ मॉनेटरी नहीं है, इमोशनल भी होगी। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का हाल बहुत ही बेहाल हो सकता है, उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है और तब उनको जब चक्कर काटने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ जस्ट वन एड्रेस, तब ये बात बहुत चुभेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किसी एक बंदे ने होगा, काम सबके आएगा। क्वेश्चन है कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करेगी और क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं और उससे भी पहले अपने सारे परिवार वालों को खींच कर लाओ, क्योंकि ये आपके काम की नहीं उनके काम की बात है। उनको खींच कर लाओ और उनको बोलो, ये जो बंदा है ना काली टी शर्ट में बैठा है और जिसकी टी शर्ट पे लिखा है जागरूक जनता, जिसकी टेबल पे एक जागरूक जर्नल पड़ी है, ये बंदा जो भी बताएगा ना ये फटाफट इस जागरूक जर्नल में लिख लेना। इसमें लिखा है आई विल रिमेंबर टुडे बाय, आज आपने जो सीखा है ना उसको यहाँ लिख लेना। सिमिलरली आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ देखते हो, कुछ घटनाएं होती हैं, उनको याद रखने के लिए जर्नलिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। और जब कुछ साल बीत जाएंगे ना तो इनको पढ़कर ये यादें ताज़ा हो जाएंगी। ले आए परिवार वालों को। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अगर पॉलिसी खरीद लेते हो आप तो उसके पॉलिसी इशू होने के कुछ टाइम बाद आपके घर बाय पोस्ट और बाय ईमेल एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, दैट इज योर पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब आपको आइडियली अपने परिवार वालों को ये डॉक्यूमेंट सौंपना है। कैसे सौंपोगे? कोई गद्दे के नीचे रख देता है, कोई अलमारी में रख देता है, किसी की दिवाली की सफाई में निकल जाती है, जब काम आने वाली होती है ना तब नहीं मिलती बस। तो इसके 2-3 ऑप्शन है कैसे आपको संभाल के रखनी है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो एक वीडियो बनाकर आपको ये भी समझाया था कि कैसे आप या तो क्या बोलते हैं यार उसको, इतना अनपॉपुलर है कि मैं भूल ही गया खुद ही वीडियो बना के, क्या था उसका नाम? ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट ये एक डीमैट अकाउंट होता है, जैसे आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं वैसे ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को स्टोर करने के लिए बना है EIA अकाउंट। NSDL, CDSL, कैम्स, कार्वी, इनमें से किसी भी एक के साथ आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। और वैसे एक रूल है कि एक सो एंड सो डेट के बाद और एक सो एंड सो कवर से ज़्यादा का आप पॉलिसी ले रहे हो तो आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट तो पॉलिसी लेते वक्त ही खुल जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट सरप्राइज। क्योंकि अगर आपको खुद खुलवाना हुआ तो NSDL में तो अभी भी ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। कैम्स और CDSL में आई थिंक ऑनलाइन हो चुका है,
बट स्टिल वेरी पेनफुल एंड वेरी डिफिकल्ट टू यूज़ वाला पोर्टल है यार। तो ये काम कैसे करता है इस पर तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। बट एक बेटर तरीका ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपनी इंश्योरेंस कंपनी का नाम सर्च करो, वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब आ जाएगा। सेलेक्ट करो, अपना पॉलिसी नंबर डालो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालो और वो पॉलिसी ऑटोमेटिकली फेच करके आपके डिजी लॉकर ऐप में स्टोर कर लेगा। और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट, मोटर, कार, हर टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने डिजी लॉकर ऐप में स्टोर कर सकते हो और उसको अपने आधार से लॉगिन कर सकते हो। ना सिर्फ आप डॉक्यूमेंट वहां पे देख पाओगे अपने सारे, वहीं से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट भी निकालने, वो भी पॉसिबल है। और कोई ऐसी पॉलिसियां विचित्र प्रकार की बहुत ही पुरानी ली गई थी जो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है, सर्च करने के बाद भी पॉलिसी को स्कैन करो और गूगल ड्राइव टाइप ही डिजी लॉकर में भी एक स्टोरेज होता है, उसमें अपलोड कर दो। और ये करने के बाद एक स्टेप और आगे जाओ, मेरी बात मान के, जैसे ही आपके पास ईमेल पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, उसको डाउनलोड करके आप अपनी गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करो और उसका लिंक अपने परिवार वालों के साथ शेयर करो। रैंडम लिंक मत देना, एक मास्टर फोल्डर बनाओ, संडे का दिन निकालो, ये एक्टिविटी करो, सुखी रहोगे। अपनी फैमिली का एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर जितने परिवार वाले हैं सबके नाम का एक एक फोल्डर बनाओ। उन सबके फोल्डर्स के अंदर सबके आधार, पैन, ITR, इंश्योरेंस पॉलिसीज, गैस के पर्चे, फ़ोन के बिल, जो भी आप डाल सकते हो, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है और मिस नहीं होने चाहिए, उनको वहाँ स्टोर करो। और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ना ज़्यादा बड़े नहीं होते साइज़ में, तो आपका जो नॉर्मल 15 GB का स्टोरेज है उसमें से हार्डली 1-2 GB जाएगा। और वो जो मास्टर लिंक है वो इंपॉर्टेंट लोगों के साथ शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा पर्सनल फोल्डर है उसका लिंक मैंने मेरे परिवार वालों के साथ शेयर किया हुआ है। और जो आप ट्रेडिशनली करते आए हो, जैसे ही पॉलिसी आती है घर पे तो आप अपने परिवार वालों को बताते हो कि देखो अलमारी में वहाँ रखी है, वो हरी वाली फाइल के नीचे और लाल वाली फाइल के ऊपर, वो भी बता दो। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो इंश्योरर आपको देगा और आपको उसको भर के सबमिट करना है। NEFT मैंडेट लगेगा, जिसके साथ एक कैंसल्ड चेक भी लगेगा या बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसका फोटोकॉपी। मेडिकल या नेचुरल डेथ है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जो अटेंडिंग फिजिशियन है उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या था पेशेंट को लेकर, उसका रिटन स्टेटमेंट सबमिट कराना पड़ेगा। मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसे कि एडमिशन नोट्स, डिस्चार्ज समरी, टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सीडेंटल एंड अननेचुरल डेथ रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेंगी आपको। कॉपी ऑफ FIR, कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड कॉपी ऑफ फाइनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और चार्जशीट। ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने, बट टाइप ऑफ डेथ पे डिपेंड करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है। अब क्योंकि देश में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और कौन सी कंपनी कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही है, मतलब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है। बट फिर भी आपका कोई भी कंपनी है उसको सर्च करो और उसके बाद स्पेस देकर लिखो क्लेम फॉर्म या क्लेम। गूगल पर इसको सर्च करते ही उस कंपनी का जो टॉप लिंक होगा 99.99% आपको उसी लिंक पर जाना है और वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं से आप क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। और ईजियर तरीका ये है कि अगर आपने अपनी पॉलिसी बाजार से ली थी तो आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाके क्लेम रजिस्टर करना है या फिर एक बार कॉल करना है। पॉलिसी बाजार के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर आ जाएंगे और आपको पूरा हैंड होल्ड करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, पूरा फाइल वाइल बना के आपकी हेल्प करके आपका क्लेम दिलवाएंगे। तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा। और ये जो हेल्पलाइन है पॉलिसी बाजार की 24/7 अवेलेबल है, तो रात में 3 बजे भी कॉल करोगे तो कोई उठा लेगा। तो पॉलिसी बाजार का जो क्लेम अप्लाई करने वाला लिंक है और जो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो, दोनों ही चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलिसी लेने के बाद लेट्स से 5 साल के बाद मैं कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो क्या पॉलिसी वैलिड रहेगी या फिर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही वैलिड रहती है? ऐसा नहीं है, NRIs को भी वही सेम प्लान्स ऑफर किए जाते हैं जो आप लोगों को और हम लोगों को ऑफर किए जाते हैं। बट हाँ, कवरेज वर्ल्ड वाइड नहीं होता। आप अगर वापस इंडिया आना चाहो तो ही आपको पॉलिसी कंटिन्यू करनी है और उस केस में आपको बस एक OCI कार्ड के लिए अप्लाई करना है और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है, तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फनी है, अगर मैं दारू पीकर बाइक या कार चला रहा था और एक्सीडेंट होकर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या मेरी फैमिली को क्लेम मिलेगा? क्यों मिलेगा? इस बार तो मैं कंपनी के साथ हूं, नहीं मिलना चाहिए भैया। बट व्हाट अबाउट सेक्शन 45 जिसमें ये लिखा है कि 3 साल के बाद तो कुछ भी हो जाए क्लेम देना ही पड़ता है, उसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो एक्सक्लूजन्स में लिखा होता है कि अगर आप दारू पी के चला रहे थे या क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स में थे, डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूजन्स होते हैं जो आप क्लियरली पढ़ सकते हो। अगर उसमें से कोई एक तरीके से डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलने वाला, वो पहले से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पॉलिसी लेते वक्त मैं नॉन स्मोकर था बट पॉलिसी लेने के बाद मैंने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, क्लेम मिलेगा या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है, मुझे अच्छे से पता है। लॉजिकली स्पीकिंग क्लेम मिल जाना चाहिए क्योंकि पॉलिसी लेने की डेट तक आप नॉन स्मोकर थे। पॉलिसी लेने के बाद आपने स्टार्ट किया है और वो आप कर सकते हो, वो आपका राइट है। मतलब स्मोक करना आपका राइट नहीं है,
पॉलिसी लेने के बाद आपका कोई भी हेल्थ कंडीशन डेवलप होता है या आप स्मोक करने लग जाते हो तो उसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो आपका राइट है। प्रूव कैसे करोगे? डेथ के बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में या इन्वेस्टिगेशन में कहीं से भी पता चल जाता है कि आपकी लंग्स की तो बैंड बजी पड़ी है। आप तो हो नहीं उस वक्त, आपका परिवार ये कैसे प्रूव करेगा कि आपने पॉलिसी लेने की डेट के बाद स्मोक करना स्टार्ट किया है? इसीलिए भैया आप कंपनी में बता दो कि वो जो पॉलिसी है ना, मैंने ली थी कुछ टाइम पहले, तब मैं नॉन स्मोकर था, अब मैं स्मोक करने लग गया हूँ, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। फोन पर नहीं बताना है, ईमेल पर बताना है, और वो ईमेल थ्रेड अटैच कर लो, वापस से उसको डाउनलोड करो और गूगल ड्राइव पर उसको भी जोड़ लो। एक ही केस है जब आपका क्लेम पास हो सकता है, इस केस में जब आप पहले नॉन स्मोकर थे और आप बाद में स्मोकर हो गए हो, एंड दैट इज व्हेन योर पॉलिसी कंप्लीट्स 3 इयर्स। तब आपका लग जाएगा सेक्शन 45 जो ये कहता है कि अगर पर्सन ने पॉलिसी लेते वक्त झूठ भी बोल दिया था या कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी तो इस वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता अगर पॉलिसी को 3 साल पूरे हो चुके हैं तो। मतलब क्लेम किसी भी तरीके से रिजेक्ट नहीं हो सकता, बस एक्सक्लूजन्स के केस में रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सक्लूजन्स तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं कि ये 4, 5 या 8 तरीकों से जो डेथ होगी वो कवर्ड ही नहीं है, वो आउट ऑफ स्कोप है प्लान के। उसके अलावा सारे टाइप के क्लेम पास हो जाएंगे अगर पॉलिसी 3 साल से ऊपर है तो। इसमें भी एक कैच है, अगर आपने अपनी पॉलिसी में कोई मॉडिफिकेशन करवा लिया, जैसे किसी ने पूछा था कि 50 लाख का कवर है, मैं उसको बढ़ा सकता हूँ क्या सेम पॉलिसी में? अगर बढ़ा लिया तो अब आपकी जो पॉलिसी कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन मानी जाएगी। मतलब पॉलिसी लेने के 4 साल बाद अगर आपने पॉलिसी में या तो कोई राइडर जोड़वा लिया या कवर बढ़वा लिया, कुछ भी किसी भी प्रकार का चेंज करवा लिया पॉलिसी में, तो आपके 4 साल जीरो हो जाएंगे। अब गिनती वापस स्टार्ट होगी 3 साल वाली, तो वापस से आप 3 साल के लिए वल्नरेबल हो जाते हो। दिस इज अगेन अ वेरी गुड रीजन। अगर आपके पास एक पॉलिसी है जो ऑलरेडी 3 साल पुरानी हो चुकी है और आपको कवर इंक्रीज करना है, जस्ट बाय अ सेकंड पॉलिसी। ना सिर्फ मॉडिफिकेशन, पॉलिसी अगर मान लो लैप्स हो गई और आपने बाद में उसको रिवाइव करवाया प्रीमियम भर के, तो भी आपके वो 3 साल की गिनती वापस से स्टार्ट होगी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द फंडा बिहाइंड गिविंग बैक आवर प्रीमियम इफ नॉट क्लेम्ड इंश्योरेंस, इज इट ट्रस्ट वर्दी? ट्रस्ट वर्दी की कोई बात नहीं है, पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर आपका 60 ईयर्स तक की एज का टर्म प्लान है और आपने 60 की एज क्रॉस कर ली है और उसके बाद अगर डेथ होगी तो ऑब्वियसली आपको क्लेम का अमाउंट तो नहीं मिलेगा, तो उस केस में आपने इतने सालों तक जितना भी प्रीमियम पे किया होता है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस भी कुछ ऐसा ही है कि अराउंड 60 की एज पे आप वॉलंटरीली अगर अपना टर्म प्लान बंद करना चाहते हो तो आपको सारा प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। तो ट्रस्ट की बात नहीं है, पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, बट ये आपके लिए अच्छे प्लान्स बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका लाखों रुपए का नुकसान होता है, और वो कैसे होता है उसको समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। टर्म इंश्योरेंस आपको जल्दी खरीदना चाहिए, बट मैं ये कहूंगा कि एक दिन और रुक जाओ, कहीं नहीं भागा जा रहा। एक बार ये वीडियो देख लेना, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स खुल जाएंगे। जितने भी अलग अलग गिमिक्स हैं, कंपनी आपको अलग अलग नए नए फीचर से लुभावित करती है और एक्स्ट्रा प्रीमियम निकालती है आपकी जेब से, उससे आपको कैसे बचना है वो सारी जानकारी मैंने दी है इस वीडियो में, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज नॉमिनी डिटेल्स एंड एड्रेस ऑफ द पॉलिसी इन बिटवीन? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, करना ही चाहिए और करना पड़ेगा भी। तो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल एड्रेस चेंज किया है तो एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना चाहिए आइडियली कंपनी में, और पॉलिसी बाजार से लिया है तो आप उनके पोर्टल पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो वहीं पर आपकी सारी डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। और हर इंश्योरेंस कंपनी का आपके पास एक फोन नंबर होगा, एक ईमेल आईडी होगा, इवन आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा वो, उस ईमेल आईडी पर ये रिक्वेस्ट प्लेस करो, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसी ईमेल पर आप सबमिट कर सकते हो, वहां से भी अपडेट हो जाएगा। व्हाट इज द अर्लीस्ट एज वी कैन स्टार्ट टर्म इंश्योरेंस? 18 से कम भी हो सकता है क्या? आई थिंक 18 से कम नहीं हो सकता, यू हैव टू बी एटलीस्ट 18। आई थिंक ये किसी ने पूछा नहीं। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो पहले कई लोगों ने पूछा था, क्या हमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है क्या? पहले मुझे लगता था हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर रोहन अग्रवाल, ये ग्रेजुएट नहीं है और इन्होंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है। इन्होंने लीडिंग कंपनी HDFC से ली है, तो दिस इज़ प्रूफ कि देर आर कंपनीज, देर आर प्लान्स जो 12th पास लोगों को टर्म इंश्योरेंस आराम से दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनपढ़ है, ये 19 साल का ही है ना, ऐसे बता रहा हूँ मैं। व्हाट आर मेजर 4 कॉजेज ऑफ रिजेक्टिंग टर्म इंश्योरेंस क्लेम? 4 क्या सर, आप 8 लो। एक आर्टिकल से रीड करके आपको बता रहा हूँ, और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल आप खुद भी रीड करो और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पहला है नॉन डिस्क्लोजर और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। अगला है लैप्स इन पॉलिसी, और ये बहुत ज़्यादा होता है लोगों के साथ। प्रीमियम की डेट पर अगर आप प्रीमियम पे नहीं करोगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, फिर आपको रिवाइव करवाना पड़ेगा। पर जो बीच के कुछ दिन है ना, जब आपने प्रीमियम नहीं पे किया था, उन दिनों में अगर डेथ हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलता, तुरंत लैप्स नहीं होगी। प्रीमियम की डेट के 15 दिन तक भी आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर उस 15 दिनों में भी आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो लैप्स हो जाएगी। गलती उन लोगों से होती है जो हर महीने या हर साल अपना पेमेंट ना याद कर करके करते हैं, और एक बार तो मैंने खुद ने कर दी थी ये गलती। बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना ऑटो डेबिट लगा लो, हर महीने या हर साल उतना अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कटे, तो ये टेंशन हटे। अगला है नॉट अपॉइंटिंग और अपडेटिंग नॉमिनी डिटेल्स।
अब नॉमिनी ही नहीं है तो पैसा किसको देंगे, तो रिजेक्ट तो होगा ही। बट आप इस केस में जो नॉमिनेशन है वो फाइल करने के बाद रीअप्लाई कर सकते हो। ईजी नहीं होने वाला है क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उनके नॉमिनी कैसे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो प्रोसेस होगा। इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि जो इंसान जब पॉलिसी लेता है तभी नॉमिनी अपडेट कर दे। अगर आपके पॉलिसी चल रही है और उसमें नॉमिनी नहीं है तो इस वीडियो के बाद अपडेट कर देना। नेक्स्ट इज अनडिस्क्लोज्ड मेडिकल टेस्ट। इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि पॉलिसी लेते वक्त आपका फुल बॉडी एक मेडिकल चेकअप हो जाए। कई बार तो आपको ही नहीं पता होता, आपको कोई बीमारी निकल जाती है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी भी निकल जाती है, तो आप एटलीस्ट उसको करेक्ट तो कर सकते हो। और ये जो सारी रिपोर्ट्स है वो कंपनी में सबमिट करो, उनको पूरा देखने दो आपके पूरा बॉडी का रिपोर्ट कार्ड, एंड उनको डिसाइड करने दो कि अप्रोप्रिएट प्रीमियम क्या होता है। इनमें से एक भी चीज छुपाना आपका राइट नहीं है। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हाइडिंग अदर इंश्योरेंस पॉलिसीज, बिल्कुल देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अपनी इनकम का मैक्सिमम 20 गुना, करंट एनुअल इनकम का 20 गुना मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर ले सकते हो। तो आप अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आराम से मिल सकता है। बट लेट्स से 50 लाख की पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी है, तो अब आप 1.5 करोड़ का और कवर ले सकते हो। तो जब 1.5 करोड़ का नया पॉलिसी आप ले रहे हो ना, तो प्लीज ये 50 लाख की पॉलिसी डिस्क्लोज कर देना, उनको बता देना कि आप वेल विद इन द लिमिट हो। लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 करोड़ की पॉलिसी यहाँ से ले ली, 1.5 करोड़ की कहीं और से ले ली, फिर 1 करोड़ की कहीं और से ले ली। बट ओवरऑल आपकी इनकम का आपको 20 गुना ही मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, और उसके कारण भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, अगर आपने क्लेम फाइल करने में डिले कर दिया है तो ये भी शक पैदा करता है इंश्योरेंस कंपनी के माइंड में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि डेथ का इवेंट उनको जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाए, और जितना जल्दी उनको पता चलेगा उतना बेटर इन्वेस्टिगेट करके वो आपका क्लेम प्रोसेस करना चाहते हैं। बट जितना लेट आप फाइल करोगे, जितने में तो मामला ही रफा दफा हो गया, तो कंपनी को लगता है कि कुछ तो झोल है और वो क्लेम अटकाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर अ फैमिली ऑफ 4 ड्यू टू माई एज दैट इज नियर टू 50. I want to take term insurance on behalf of my wife and children because my wife's age is 36. तो पहले आपको ये देखना है कि घर कौन चला रहा है। अगर आप अपने पैसों से घर चला रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस आप ही को चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली का जो पूरा खर्चा है वो कौन उठाएगा। उस केस में आपकी फैमिली के काम आएगा इंश्योरेंस का पैसा। तो अगर आपकी वाइफ अर्निंग मेंबर है तो उनके लिए आप ज़रूर ले सकते हो। बट अगर अर्निंग मेंबर आप हो और आपने वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस प्लान ले लिया है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं भी रहते हो ना तो आपकी वाइफ को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी वाइफ अलाइव है और पॉलिसी भी उन्हीं के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनदीप भाई, अगर आपने किसी कंपनी का एक टर्म प्लान लिया है और वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, ये बहुत लोगों का डर होता है। आप सोचो, येस बैंक भी तो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था, बट हुआ क्या? व्हाट आई मीन टू से इज, येस बैंक पर भरोसा करके बहुत लोगों ने अपना हजारों लाखों रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखे थे। अब सोचो अगर वो डूब जाता तो लाखों लोगों का पैसा डूबता। इसका मतलब इंडियन बैंकिंग सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाता। यस बैंक तो डूबा ही डूबा, लोग एसबीआई से पैसे निकालने पहुंच जाते, भीड़ लग जाती बैंकों के बाहर। इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज, इन इंडस्ट्रीज में रेगुलेटर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने बोला यस बैंक को नहीं डूबने दे सकते, तो अलग अलग बैंक को लाए, रिकैपिटलाइज किया और उसको थोड़ा रिवाइव करने का कोशिश किया। सिमिलरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेगुलेटर है IRDAI, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पहली बात तो IRDAI के भी अपने रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंसी रेशो मेंटेन करना पड़ता है, विच बेसिकली सेज कि आपका जो टोटल ऑब्लिगेशन है उसके अगेंस्ट में आपके पास 1.5 गुना एसेट्स होने चाहिए। बट फिर भी कोई कंपनी अगर बैंकरप्सी के कगार पर जाती है तो IRDAI विल एंश्योर कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज आकर या तो उसको अक्वायर करे या उसका जो पूरा पॉलिसी पोर्टफोलियो है वो ले ले, और आपका जो प्रीमियम है पहले कंपनी ए को जाता था अब वो कंपनी बी को जाने लगेगा और आपकी पॉलिसी एक्टिव रहे, ये इंश्योर करेगा IRDAI। ऐसी मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लेट्स से कोई हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जिम्बाब्वे टाइप सिचुएशन हो गई, वॉर हो गया, जैसे हो ही रहा है दुनिया में दूसरे कंट्रीज में, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक कंपनी का बैंकरप्ट जाना विल बी द लीस्ट ऑफ आवर वरीज। तो जब तक इतनी बुरी हालत नहीं होती, एंड आई एम क्वाइट होपफुल, इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और हर चीज एक अजम्पशन पे ही चलती है। इवन हमारा जो करेंसी नोट है उस पर भी तो लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज, और उस पर नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन है तो पेपर ही, बट क्योंकि सरकार के साइन है इसलिए उसकी वैल्यू है, तो इट्स एन अजम्पशन। पुराने जमाने में एटलीस्ट इसके पीछे गोल्ड तो था, तो कुछ तो टेंजिबल था। अभी सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसको पूरा देश पैसा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सर, हमने होम लोन लिया था, जॉइंट लोन, मतलब हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर लिया था, एंड अचानक से हस्बैंड की डेथ हो गई एंड बैंक लोन माफ़ नहीं कर रहा है, क्या करें? आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। देखो 2-3 अप्रोच होती है इसमें। एक तो ये कि कई बार बैंकर्स ज़बरदस्ती होम लोन देते वक्त आपको एक इंश्योरेंस बेच देता है। ऑफन टाइम्स वो लेना आपके लिए कंपलसरी नहीं होता है,
बट अगर आपके हस्बैंड ने होम लोन लेते वक्त इंश्योरेंस लिया था साथ में, तो आपको उस इंश्योरेंस को क्लेम करना है और उसके पैसे से अपना होम लोन को रीपे करना है। अब कैसे पता चलेगा कि आपके पास एक इंश्योरेंस था या नहीं था? आप अपने लोन का स्टेटमेंट चेक करो, क्या उसमें एक लोन अकाउंट है या दो लोन अकाउंट चल रहे हैं। क्योंकि ऑफन टाइम्स जब आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस का, उसको भी लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपके दो सेपरेट लोन अकाउंट्स चल जाते हैं। तो अगर दो लोन अकाउंट चल रहे हैं, इट इज़ डेफिनेट प्रूफ कि एक होम लोन है और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस है जिसके टुवर्ड्स प्रीमियम भी कट रहा है। बट ज़रूरी नहीं है कि दो लोन अकाउंट हो, आपको ऑप्शन मिलता है, आप डे वन पे पूरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक साथ पे कर सकते हो। तो अगर आपके हस्बैंड ने वो करा होगा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट में चेक करना चाहिए जब आपने लोन लिया था उन डेट्स के अराउंड, क्या किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पैसा गया है या नहीं गया है। वहां से भी नहीं समझ में आ रहा है बट आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड के पास एक लाइफ इंश्योरेंस था, तो उनके ईमेल में चेक करो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या जिस भी बैंक से लिए, फॉर एग्जांपल एसबीआई से लिया है तो जनरली एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस होगा, तो एसबीआई लाइफ सर्च करो। कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो लेकर आप उसको क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको नहीं लगता है कि आपको ये मिलेगा डॉक्यूमेंट, बट आपको ये ज़रूर विश्वास है कि आपके पास इंश्योरेंस हो सकता है, यानी आपके हस्बैंड का इंश्योरेंस हो सकता है, तो आप बैंक में जाके इंक्वायर कर सकते हो कि क्या इस लोन के साथ इंश्योरेंस है या नहीं है। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मुझे उसको पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आई थिंक आपको पता है कि कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसीलिए आई एम क्वाइट स्पीचलेस, बिकॉज कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं ऐसे। बट स्टिल आपको लगता है पॉलिसी है बट आपको नहीं मिल रही है, तो मैंने आपके कमेंट पर एक रिप्लाई किया है, एक बार आप वो ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमने अवीवा से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और 10 साल से चल रही है, बट हमें लगता है कि एचडीएफसी या आईसीआईसीआई की तरह ये टॉप कंपनी में नहीं आती है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी अच्छा नहीं होगा, तो अब क्या करना चाहिए? इसको बंद करके एचडीएफसी या आईसीआईसीआई ले या फिर अवीवा चलने दे? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आपने पॉलिसी लेते वक्त सारे डिस्क्लोजर, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनेस्टी के साथ सबमिट किए थे, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपका क्लेम पास होना चाहिए। फिर ये जो नॉर्मल रीजंस होते हैं ना कि एड्रेस नहीं अपडेट हुआ या नॉमिनी नहीं फाइल हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से क्लेम अटक सकता है, डिले हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी ठीक कर लो तो आपका क्लेम प्रॉपरली पास होना चाहिए। इसमें तो 3 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली नहीं भी सबमिट हुआ है तो भी आपका क्लेम पास होना चाहिए, क्योंकि आईआरडीआई का रूल है, सॉरी मतलब इंश्योरेंस एक्ट में लिखा है 10 साल पुरानी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करके न्यू पॉलिसी लोगे तो नुकसान क्या है? आपकी एज 10 साल ज़्यादा हो चुकी है तो आपका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। आपको 10 साल में अगर कोई हेल्थ कंडीशन डेवलप हो गई है तो उसके कारण भी प्रीमियम बढ़ सकता है, और जो 3 साल की गिनती है वो आपको वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आई वुड नॉट एडवाइस, आई वुड से अगर आप सच्चे हो, आपने सारे कागज पूरे रखे हैं और अभी भी आपके पॉलिसी में सारी डिटेल्स अप टू डेट है, नॉमिनी, एड्रेस, एवरीथिंग, तो आपको क्लेम मिलना चाहिए। एंड दीज आर द एग्जैक्ट केसेस, अगर कंपनी परेशान करती है तो फैमिली को फाइट करना चाहिए, क्योंकि फाइट करते ही फैमिली को क्लेम मिल जाता है इन मोस्ट केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर का कवर अमाउंट कैसे डिसाइड करें? आप ऐसे सोचो, क्रिटिकल इलनेस राइडर किस काम आता है? अगर मुझे क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हुई तो मुझे एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। किस बात का मिलेगा? इस अजम्पशन पे मिलेगा, मतलब कंपनी नहीं अज्यूम कर रही बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्रिटिकल इलनेस में तो मैं बेड रिडन भी हो सकता हूँ, हॉस्पिटलाइज हो सकता हूँ, इलाज चलेगा तो नौकरी से निकाला जाऊंगा या नौकरी खुद ही छोड़नी पड़ जाएगी और पैसे कमाने रुक जाएंगे। तो आप ऐसा सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा भी खींच कर मेरी क्रिटिकल इलनेस का इलाज कितने टाइम चल सकता है? कईयों का कुछ महीनों भी चल जाता है, कुछ कुछ लोगों का कुछ सालों तक खिंच जाता है। तो अगर सेफर साइड भी जाना है, 2 से 3 साल, 3 साल पकड़ लो और आप ये सोचो कि 3 साल की जो आपकी एनुअल इनकम है उसके बराबर का आपका क्रिटिकल इलनेस का राइडर होगा, तो आप सेफर साइड पे हो। यानी आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो 30 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस राइडर आप ले सकते हो। इसमें लालच दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन तो ये कि मुझे क्रिटिकल इलनेस होगा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। दूसरा अजम्पशन ये कि वो उसी लिस्ट में से होगा जो लिस्ट मेरे राइडर में है, क्योंकि 19, 34, 54 ऐसे कुछ लिस्ट होती है इलनेसेस की, हर कंपनी की अलग अलग लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर से ही कोई इलनेस होनी चाहिए। तो कई कंपनीज तो ये भी बोलती हैं देखो हमारे 54 इलनेसेस हैं, आप उसमें से कॉमन इलनेसेस देखना जो इंडियंस को ज़्यादा होती हैं, वो वाली इलनेस ज़रूर कवर्ड होनी चाहिए। और एक और बात जो आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपका जो क्रिटिकल इलनेस का कवर है, इट शुड बी ओवर एंड अबव योर बेस लाइफ इंश्योरेंस कवर। फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का कवर है, आपने 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस ले लिया। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि 30 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस का अमाउंट उनको अगर मिल जाता है ना, तो उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर अब 70 लाख रुपए बच जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बाद में शौक नहीं लगना चाहिए ना। तो आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पॉलिसी बाजार का, वहां पर जाओ, आपको वहां पर एक छोटा सा फॉर्म भरना है। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सारी कंपनीज के जो बेस्ट टर्म प्लान्स हैं आप उसको एक ही जगह कंपेयर कर सकते हो। किसी भी टर्म प्लान को सेलेक्ट करके प्रोसीड करोगे तो आगे जाके आपको क्रिटिकल इलनेस का कवर डालने का ऑप्शन मिलेगा। या तो ये बात वहीं पर लिखी होगी कि ये कवर इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है ऑफ योर बेस कवर,
और अगर नहीं लिखी है तो पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का भी कॉल आएगा आपके पास, उससे आप जरूर पूछ लेना ये क्वेश्चन। इनफैक्ट मैंने आपको प्रॉपर इन 2 वीडियोस में डिटेल्ड गाइड बना के सिखाया है कि पहले तो आप टर्म इंश्योरेंस समझो कि क्या होता है, फिर आप समझो राइडर्स वगैरह, फिर आप समझो कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी बाजार के एग्जीक्यूटिव का जब मेरे पास कॉल आएगा तो मैं उससे क्या 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे लिए पूछने बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मैं टर्म इंश्योरेंस नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो ये वीडियोस जरूर देखने हैं और इनको देखने का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं 2 टर्म इंश्योरेंस ले सकता हूं अलग अलग कंपनी से, क्योंकि एक ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरी एक्सेप्ट कर लेगी? ये थ्योरी ना प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो दूसरी बोलेगी कि अगर उसने रिजेक्ट किया है हम उसकी इन्वेस्टिगेशन पे ट्रस्ट करते हैं, हम भी रिजेक्ट करेंगे। बस वही सेक्शन 45 का फायदा है कि एक पॉलिसी लेट से 3 साल पुरानी है तो उसका क्लेम तो मिल ही जाएगा। जो नई पॉलिसी ली है आपने किसी दूसरी कंपनी से जो 3 साल पुरानी नहीं है, वो थोड़े रिस्क पर है, हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। ऐसे खाली पीली रिजेक्ट नहीं होगी, देयर शुड बी अ वैलिड रीजन। कंपनी भी आपको कोई रीजन बताकर रिजेक्ट करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 साल से पहले तो कोई भी पॉलिसी राम भरोसे चलती है, बट यू गेट माई पॉइंट। बट हाँ, आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए 2 अलग अलग कंपनी से पॉलिसी जरूर ले सकते हो। और इन केस आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर बहुत बड़ा है, 10-20 करोड़ है, तो फिर भी आप कंपनीज को स्प्लिट कर सकते हो। क्योंकि मान लो अगर क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है तो जब आप फाइट करोगे ना, तो कंपनी ए से फाइट करना कैन बी ईजियर देन कंपनी बी से फाइट करना। तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं अपना पैसा निकलवाने के। कौन कौन से राइडर्स लें? पहला राइडर क्रिटिकल इलनेस, दूसरा राइडर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, एंड अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो तीसरा राइडर वेवर ऑफ प्रीमियम। मतलब कोई क्रिटिकल इलनेस वगैरह हो जाती है तो आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और आपकी पॉलिसी फिर भी एक्टिव रहेगी। क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर को भी मैंने इसी वीडियो में समझाया है, इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। अच्छे से समझकर उसके बाद ही लेना, क्योंकि हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को किसी LIC एजेंट ने बताया कि HDFC लाइफ ने एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि ये जो पर्सन की डेथ हुई है ये रोड एक्सीडेंट में हुई है, ये मोटरसाइकिल चला रहे थे और ये जो मोटरसाइकिल है इसका इंजन 150 सीसी से ज़्यादा है, इसलिए हम क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी में लिखा है कि हम क्लेम तभी देंगे जब मोटरसाइकिल का इंजन 150 सीसी से नीचे हो। वेरी कॉमेडी एंड वेरी ट्रू। ये HDFC लाइफ का नहीं, HDFC अर्गो का केस है और ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ये वो थी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी थी। अब चाहे पॉलिसी कोई सी भी हो, आपको पॉलिसी में अगर कुछ लिखा है ना, उसके एक्सक्लूजन्स प्लीज पहले पढ़ लेना। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें उसमें लिखी रहती हैं और अगर आपने उस पर साइन कर दिया है तो क्लेम क्यों ही मिलेगा। इनका रैशनल ये है कि अगर 150 सीसी से ऊपर की बाइक है तो वो सुपर बाइक होगी, वो ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा इसलिए डेथ हुई होगी। फेयर इनफ, अगर ओवर स्पीडिंग पे पकड़े जाते हो और डेथ हो जाती है तो किसी भी पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है। बट इनका ये क्लासिफिकेशन कि 150 सीसी से नीचे की बाइक तो ओवर स्पीड नहीं कर सकती है और 150 सीसी के ऊपर की बाइक तो शुरू ही 100 की स्पीड से होती है, ये थोड़ा अनफेयर भी लगता है। बट अगर लिखा है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निखिल कामत ने एक बार लिखा था लिंक्डइन पर कि लोग आजकल ज़्यादा जीने लगे हैं, 70-80 सालों तक जीने लगे हैं, तो क्या हमें लाइफ इंश्योरेंस भी फिर 70-80 सालों तक का लेना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मैंने आपको अगेन वापस मैं एक ही वीडियो बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द बाहुबली ऑफ टर्म इंश्योरेंस एक्सप्लेनर। ये देख लोगे तो आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बट फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ। 80 साल तक आप जियोगे, दैट डजंट मीन आपको 80 साल तक का टर्म इंश्योरेंस चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी भी मरूं मुझे क्लेम मिल जाए, वो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं टर्म इंश्योरेंस का। टर्म इंश्योरेंस तब तक के लिए आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए जब तक कि आप खुद अपना रिटायरमेंट कॉर्पस ना बना लो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर ना कर लो। जब आपने वो कर लिया ना, तब आपको टर्म इंश्योरेंस के कवर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो हसल वाली एज होती है 20s 30s 40s एंड समटाइम्स इवन 50s, उस दौरान आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया ना तो तब तक आपने इनफ रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया नहीं होगा कि आपकी फैमिली को आने वाले 15-20 साल तक सस्टेन कर ले। इसलिए आपको इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप 60 के हो गए हो तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली कमाने लग गए होंगे, आप और आपके स्पाउस हैं, और अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो आपने जो पैसा जोड़ रखा है रिटायरमेंट कॉर्पस में वो उन लोगों के लिए ही जोड़ा होगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी लाइफ को इंश्योर करने की कोई नीड ही नहीं है। तो आइडियली 65, ज़्यादा से ज़्यादा 70-75, उसके ऊपर आपको नहीं जाना। 75 भी मैंने बहुत ही स्ट्रेच करके बोला है। आपको ये देखना है कि मेरे बच्चे कब तक बड़े हो जाएंगे, कब तक कमाने लग जाएंगे, एंड क्या तब तक मैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड बच्चों के लिए इनफ सेविंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। दिस इज वाई टर्म इंश्योरेंस इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स, इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। आपको अपना पूरा पर्सनल फाइनेंस प्लान बना लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपके मंथली SIPs, म्यूचुअल फंड्स में, PPF में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होगा, तब आप चैन की सांस ले पाओगे एंड उसको फिर कंसिस्टेंटली 20, 25 या 30 साल तक इन्वेस्ट करोगे, तब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे।
आप अपनी ड्यूटी निभा पाओगे अपनी फैमिली के टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस लेते ही क्यों हैं लोग जब क्लेम ही नहीं मिलता? तो ऐसी क्या बात कर रहे हो यार? क्लेम सेटलमेंट रेशो, ऑल्दो ये नंबर आपको पॉलिसी लेते वक्त इतना नहीं याद रखना चाहिए, बट ये नंबर इज प्रूफ कि पिछले साल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने 99% क्लेम पास करे। 1% लोग ही तो हैं जिनको नहीं मिल रहा है क्लेम, बाकियों को तो मिल ही रहा है ना। तो इतना भी नहीं डरना चाहिए भैया। आप ये सोचो कि आपका तो प्रीमियम ही कितना सा लग रहा है। मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम जाता है पर मंथ 1021 रुपये। खुशी खुशी दूंगा, मरते दम तक नहीं, मतलब आई थिंक मेरा 70 की एज तक का प्लान है, तब तक दूंगा ना। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी मैं सिर्फ 1021 रुपये ही तो भर रहा हूँ टुवर्ड्स अ कवर ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ऑल्दो 1 करोड़ रुपीज की भी वैल्यू इन्फ्लेशन से थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, तो आई विल सून हैव टू ऐड अनदर पॉलिसी। तो प्रीमियम इतना सा है, कवर इतना सारा है, और 99% लोगों को मिलता भी है। आपको बस अपने कागज ही तो पूरे रखने हैं और झूठ नहीं बोलना है, और फिर अगर कुछ होता है तो लड़ना है और जागरूक बनना है। जागरूक जर्नल में अपने दिन कैसा गया उसको लिखना है, अपने आज के टास्क भी लिख सकते हो। बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया कलर हैं, अच्छी अच्छी खुशबू है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन jj.lla.in एंड पॉलिसी बाजार का लिंक भी मिलेगा, पॉलिसी भी ले सकते हो। पॉलिसी लेने से पहले अगर नहीं पता टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा, उनको देख लेना और पॉलिसी ले लेना। मैं निकलता हूँ, बाय बाय।